मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर में। आज अपन क्लास 12 के टॉपिक या मैं बोलूँ क्लास 12 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, टॉपिक दिया हुआ है क्या, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बर्थ कंट्रोल मेथड जिसका नाम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा नीट एग्जाम में। ठीक है, और 12th बोर्ड एग्जाम में भी शॉर्ट नोट यहाँ से आ सकते हैं। चलिए तो प्रोसीड करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर। तो जो कॉमनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम अगर समझे किसको कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। किसमें हेल्प करेगी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। ठीक है, अब बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव को होना कैसा चाहिए, यूजर फ्रेंडली, इजिली यूजर उसको यूज कर सके, क्या होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, सब जगह पर मिल सके आसानी से, इफेक्टिव होना चाहिए। जब आप यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए, प्रिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, और रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब यूज आप उसका बार बार कर सके पर उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। ठीक है, किसके, कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब बोला शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर। क्या बोला हमने, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर या ड्राइव ऑफ द यूजर, मतलब जो भी यूजर है जो इसको यूज कर रहा है उसका सेक्सुअल डिजायर में कोई इंटरफेयर कॉज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक कॉन्ट्रासेप्टिव के ये आइडियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो उसमें मिलनी चाहिए। अब बर्थ को कंट्रोल करने की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो दो टाइप की होती है। एक होती है नॉन सर्जिकल मेथड, कौन सी होती है, नॉन सर्जिकल मेथड होती है। दूसरी होती है सर्जिकल मेथड। मेरे बच्चों पहली कौन सी है, नॉन सर्जिकल मेथड है। दूसरी होती है सर्जिकल मेथड, कौन सी होती है, सर्जिकल मेथड। तो जो नॉन सर्जिकल मेथड है उसमें हमें टोटल कितनी कितनी मेथड्स को कवर करना है, 7 मेथड्स को कवर करना है। पहली है नेचुरल या उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। पहली कौन सी है, नेचुरल या उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। दूसरी आती है केमिकल मेथड। तीसरी आती है मेरे बच्चों बैरियर मेथड। चौथी है आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फिर आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन और इम्प्लांट। कौन कौन सी, नेचुरल, केमिकल, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन और इम्प्लांट। ये सब किस कैटेगरी में रखी गई है, नॉन सर्जिकल मेथड में रखी गई है। सर्जिकल मेथड्स के अंदर आती है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। कौन सी आती है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। हम देखेंगे आगे सबको डिटेल में। चलिए तो पहले डिस्कस करते हैं नॉन सर्जिकल मेथड में किसको, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड को। किसको डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्क करती है प्रिंसिपल पर। कौन से प्रिंसिपल पे, ये अवॉइड करेगी चांस को। किसको अवॉइड करेगी, चांस को। कि कौन से चांस को, स्पर्म और ओवम मीटिंग के। किसके चांस को, स्पर्म और ओवम मीटिंग के चांस को अवॉइड करने के प्रिंसिपल पर वर्क करती है नेचुरल या इसी को ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। तो जिसके अंदर आती 3 मेथड्स, कितनी मेथड है, सब मेथड 3 है। पहले का नाम है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसी को बोलते हैं रिदम मेथड। दूसरी का नाम आता है विड्रॉल मेथड और तीसरी होती है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या होती है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। किसके अंदर आ रही है, नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में किसके अंदर है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड के अंदर है। जो पहली है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड, तो हम बात करेंगे यहाँ कपल को अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस। कौन सी पीरियड में, फर्टाइल पीरियड में। फर्टाइल पीरियड कब, कितने दिन का या कब से कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन का, 17वें दिन तक का जो पीरियड है उसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। 10 to 17 days of the menstrual cycle, the period is known as fertile period। इस समय कपल्स को क्वाइटस से बचना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वही टाइम ड्यूरेशन है जब ओव्यूलेशन क्या है, एक्सपेक्टेड है और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होता है। क्या होता है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होता है। जैसे मैं बोलूं कि ये कैलेंडर है, माना फर्स्ट डे मतलब 1 तारीख को किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हैं तो वो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के फर्स्ट डे से जो 10वां दिन है वो 10वीं तारीख होगी। 10वीं तारीख से लेकर जो 17वीं तारीख तक का दिन है
ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? फर्टाइल पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्टाइल पीरियड कहलाएगा। और इस समय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने से क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बस तो बस इसी पीरियड का ध्यान रखना है, कैलेंडर में मार्क करके आपको इस पर्टिकुलर रिदम में जो कब चालू हो रही, 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से कब तक जा रही, 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस समय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स से आपको बचना है। अरे ये बात समझ में? या मैं बोलूं इसी को बोलते पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, या इसी को बोलते रिदम मेथड, एक रिदम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी मेथड जिसका नाम क्या है? विड्रॉल मेथड, या इसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। क्या बोलते हैं? क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस के समय रुकना है, मतलब सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया है उसके समय में रुकना है। कब रुकना है? इजैकुलेशन होने से पहले। क्या बोलते हैं? जैसे मेल पार्टनर विड्रॉल करता है उसके पेनिस को, कहां से? फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। जब फीमेल बॉडी से बाहर आने वाला है, फीमेल का बॉडी से बाहर आना इजैकुलेशन कहलाता है। फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। अच्छा, तो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन क्या कर रहेगा? मेल पार्टनर पेनिस को विड्रॉल कर लेगा, कहां से? वेजाइना से। तो वो किससे बच जाएगा? इंसेमिनेशन करने से। किससे? इंसेमिनेशन करने से। जब फीमेल वेजाइना में रिलीज ही नहीं होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज ही नहीं होगा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। तो यही बोला है, इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आती है उसका नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या नाम है मेरे बच्चों? लैक्टेशनल एमेनोरिया। नाम में लिखा ए मतलब एब्सेंस, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंसेस एब्सेंट होना। तो इस समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। क्या है इसमें? इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अगर, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइकिल नहीं आ रही। कौन सी? मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंसेस एब्सेंट है। किस समय? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। क्या बोला? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। जैसे ही पार्चुरेशन हुआ है, मदर क्या कराती है? अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है। जब तक बेबी फुली ब्रेस्ट फीड पर है, मतलब इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, तब तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। तो ये बोला एज लॉन्ग एज मदर फीड चाइल्ड फुली द चांस ऑफ कॉन्सेप्शन और ऑलमोस्ट निल। जब तक मदर अपने बेबी को क्या कराएगी? ब्रेस्ट फीड, फुली ब्रेस्ट फीड पर रखेगी, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूट बाहर से टॉप फीड या टॉप मिल्क या वाटर नहीं देती है, जब तक वो टोटली बेबी अपनी मदर फीड पर है, तब तक क्या होगा? चांस ऑफ कॉन्सेप्शन निल रहेंगे। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। साइकिल नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं आ रही है। बस समझ। तो बोला इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम 6 मंथ फॉलोड बाय अ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जिस दिन डिलीवरी हुई है उस दिन से 6 मंथ तक ये इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बेबी को किस पे शिफ्ट कर दिया जाता है? टॉप फीड पर। वाटर इनटेक देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चावल का पानी, दाल का पानी देना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है? मिल्क डिपेंडेंसी कम हो गई, तो लैक्टेशन धीरे धीरे कम होता जाता है और चांस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बढ़ते चले जाते हैं, मतलब ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं चांस ऑफ फेलियर ऑलमोस्ट निल। क्या? हाई है। कैसे हैं? चांस ऑफ फेलियर और ऑल्सो हाई। इट मीन से अगर बेबी ब्रेस्ट फीड पर तो है, पर इंटेंस लैक्टेशन नहीं हो रहा है, बीच बीच में आप उसको क्या कर रहे हो? बाहर से मिल्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या हो सकता है? कब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो ये हमें पता नहीं है। और इस समय पर कपल्स क्या करें? अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स करें तो कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया के समय आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने से बचें और समय समय पर प्रेगनेंसी टेस्ट लगाते रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है कौन सी मेथड? केमिकल मेथड। कौन सी मेथड है मेरे बच्चों? केमिकल मेथड है, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या करते हैं? कुछ नहीं, केमिकल मेथड में हम ऐसे एजेंट्स यूज करेंगे जो स्पर्म को क्या करेंगे? ऑक्सीजन अपटेक से रोकेंगे, जिससे स्पर्म की क्या हो जाएगी? डेथ। तो देखिए स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का यूज करते हैं जो इनिबिट करते हैं ऑक्सीजन अपटेक को, किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा, जिससे स्पर्म क्या हो जाते हैं? डेथ। क्या हो जाएगी? वो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब कौन से स्पर्मिसाइडल एजेंट है मेरे बच्चों? लिस्ट बना लो। ZnSO4, कैमेनोफोर, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सभी को हम स्पर्मिसाइडल एजेंट्स में रखते हैं जो स्पर्म के द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक को रोकते हैं, जिससे स्पर्म की डेथ हो जाती है। अच्छा, अब आती है वेजाइनल फॉर्म और वेजाइनल टैबलेट, जो किस नाम से मिलेगी? टुडे के नाम से मिलेगी। क्रीम और जेली मिलती निम 76 के नाम से। किससे मिलती? निम से
76 के नाम से मिलती है, जिसे बनाया किसने? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी अलाइंड साइंस ने। किसने बनाया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी अलाइंड साइंस ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। दूसरी जो मेथड है उसका नाम है बैरियर मेथड। क्या नाम है मेरे बच्चों? बैरियर मेथड है, ठीक है। ये क्या करेगी? बैरियर मेथड की हेल्प से या बैरियर की हेल्प से हम स्पर्म और ओवम की फिजिकल मेटिंग को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? स्पर्म और ओवम की फिजिकल मेटिंग को रोकेंगे। तो देखिए, ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटेड फ्रॉम अ फिजिकल मेटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। अच्छा, अब बैरियर कॉन्सेप्ट हम किसको बोलेंगे? यहाँ बैरियर मतलब है कॉन्डोम्स। किसका यूज करेंगे? कॉन्डोम्स का यूज करेंगे। तो ध्यान रखें, मेल एंड फीमेल कंडोम्स अवेलेबल है, दोनों ही डिस्पोजेबल होती है और ये बनी होती थिन रबर और लैटेक्स शीट की। किसकी बनी होगी? थिन रबर और लैटेक्स शीट की बनी होती है। नाउअडेज कंडोम्स का यूज बहुत बढ़ गया है। किस पर्पस में? एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस में एंड प्रिवेंटिव मैनर में, क्योंकि कॉन्डोम्स के यूज करने से एड्स और एसटीडी जैसे डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एसटीडी मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स मीन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन एचआईवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडोम्स की ही। तो मेल एंड फीमेल दोनों कंडोम्स अवेलेबल है। जो मेल कंडोम्स है उसमें क्या किया जाता है? पेनिस को जस्ट बिफोर क्वाइटस क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं, ताकि इजाकुलेटेड सीमेन क्या ना हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज ना हो और चांस ऑफ कॉन्सेप्शन प्रिवेंट हो जाए। अरे बस में। दूसरा, फीमेल कंडोम्स किसको? वेजाइना और सर्विक्स को कवर करती है, बनी होती रबर की और रीयूजेबल होती है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और सर्वाइकल वॉल्ट के कैप के नाम से जानी जाती है। डायफ्राम, सर्वाइकल कप और सर्वाइकल वॉल्ट या कैप के नाम से जानी जाती है। अगर हम फीमेल कंडोम्स का यूज किसके साथ करें? क्रीम जेली फॉर्म के साथ यूज करें तो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने बात कर ली किसकी? नेचुरल मेथड की, साथ में बात कर ली केमिकल मेथड की, और हमने बात कर ली किसकी? बैरियर मेथड की, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो नेक्स्ट है वो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। कौन सी है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है किसकी? कॉन्ट्रासेप्टिव की। कहां पर? इंडिया में। मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जा रही है कहां? इंडिया में। कौन सी मेथड? आईयूडी। तो हमने बोला मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है किसके लिए? वुमेन्स के लिए या फीमेल्स के लिए? कौन सी फीमेल के लिए? जो डिले चाहती है प्रेगनेंसी में। अरे बस में, मतलब जो अभी प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं चाहती। दूसरा, चिल्ड्रंस में स्पेस रखना चाहती, बोलते हैं सेकेंड आफ्टर 3 ईयर। तो क्या बोला? स्पेस इन चिल्ड्रन। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या दो बच्चों के बीच में अंतराल रखना चाहती हैं, उनके लिए ये कैसी? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कौन सी? आईयूडी। अब हम बोलते हैं यही अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ठीक है। तो चलिए, आईयूडी का फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसमें करते क्या है? तो हम क्या करते हैं? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस वो होती है जिनको इंसर्ट करता है डॉक्टर, जिसको इंसर्ट करते हैं डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स। या तो डॉक्टर से करो या तो एक्सपर्ट नर्स से क्या इंसर्ट कराते हैं? किसमें? यूट्रस में। कहां से होते हुए? वेजाइना से होते हुए। तो ये यूट्रस है, अंदर यूट्राइन कैविटी है, कुछ नहीं होता। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल। कौन सी कैनाल? सर्वाइकल कैनाल डायलेट हो जाती है। तो हम पीरियड्स के 3rd to 5th डे जब सर्वाइकल कैनाल डायलेटेड होती है तब हम फीमेल को बुलाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर वेजाइना से होते हुए इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूटेराइन कैविटी में प्लेस कर देते हैं और यहाँ इतना थ्रेड वेजाइना में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब भी फीमेल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहेगी इस थ्रेड को फॉर्सेप के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या हो जाती है? यूट्रस से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यूज करते हैं। कौन सी? आईयूडी वाली। अब चलिए देखते हैं क्या। तो आईयूडी की टाइप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आईयूडी की टाइप की बात कर लेते हैं। 3 टाइप की आईयूडीज है। कितने टाइप की बच्चों? मोस्टली 3 टाइप की। एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरी है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और तीसरी आती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। एक कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड, दूसरी कॉपर रिलीजिंग, तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। अगर हम देखते हैं किसके बारे में, नॉन मेडिकेटेड, तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड
आईओडी में आती है लिप्स लूप। कौन सी आती है? लिप्स लूप, जो प्लास्टिक या पॉलीथाइलिन या स्टेनलेस स्टील की बनी होगी। दूसरी चीज, मैकेनिज्म ये कैसे वर्क करती है, तो कुछ नहीं है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी यूट्रस में आपने इंसर्ट की, यूट्रस में इंसर्ट करने के बाद ये प्रमोट करेगी या एक्टिवेट करेगी यूट्रस की फैगोसाइटिक सेल्स को। किसको एक्टिवेट कर देगी? मतलब जगा देगी, किसको? यूट्रस की फैगोसाइटिक सेल्स को। और फैगोसाइटिक सेल्स क्या कर देंगे? अपने खाने की प्रवृत्ति को तेज कर देंगे, ईटिंग प्रोसेस को बढ़ा देंगे। किसको? स्पर्म को। तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ दिस स्पर्म, किसके द्वारा? नॉन मेडिकेटेड आईओडीज के द्वारा। क्या है? यूट्रस की फैगोसाइटिक सेल्स की एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, ताकि वो क्या करेंगी? फैगोसाइटोसिस करने लगेंगी ज्यादा से ज्यादा, किसकी? स्पर्म की। दूसरी है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, इसमें एग्जांपल्स आता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड। क्या क्या आता है? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड। क्या क्या आता है? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड। तो मल्टी लोड में देखो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर बने, इसलिए क्या बोला है? मल्टी लोड बोला है। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी सप्रेस करती स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, मतलब उनके भागने की दर को भी, मतलब रेट ऑफ मोटिलिटी को डिक्रीज करेंगी। साथ में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। मतलब समय रहते वो कहाँ? फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंच ही नहीं पाएगा कौन? स्पर्म। तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो कंसीव होगी नहीं प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट आती है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। कौन सी आती है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, जहां पर हमें पढ़ना है LNG-20। क्या पढ़ना है? LNG-20 पढ़ना है और प्रोजेस्टासर्ट पढ़ना है। कौन किसको पढ़ना है? प्रोजेस्टासर्ट को पढ़ना है। तो LNG-20 का नाम होता है लीवोनॉर गैस्ट्रिल। क्या नाम होता है? लीवोनॉर गैस्ट्रिल और प्रोजेस्टोसर्ट। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती है? तो हम बोलते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज है, कौन सी है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज है, वो मैच करती है यार यूट्रस को, बनाती है अनसुटेबल। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब जहां इम्प्लांटेशन को सुटेबल बनाने के लिए हमने एंडोमेट्रियम की प्रॉपर थिकनेस को प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा मेंटेन कर रखा है, उस को क्या कर देंगे? ये अनसुटेबल कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगी, शत्रु जैसा बना देगी, तलवार लेके खड़े रहेंगे सर्विक्स पर सेल्स। तो ठीक है, किसके लिए? स्पर्म के लिए। तो मैं बोल रही हूँ, क्या आपके घर में दुश्मन आएंगे तो क्या आप गेट खोल दोगे? नहीं ना। वैसे ही सर्विक्स के लिए दुश्मन कौन हो गया? स्पर्म। तो सर्विक्स हॉस्टाइल हो गई, किसके लिए? स्पर्म के लिए। वो स्पर्म की एंट्री को होने ही नहीं देगी, ये अंदर आएगी, स्पर्म आने की कोशिश भी करेंगे तो लड़ाई झड़ाई में क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या बोला? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या करेगी? एक तो यूट्रस को अनसुटेबल बनाएगी इम्प्लांटेशन के लिए, दूसरा सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगी, किसके लिए? स्पर्म के लिए। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आईओडीज वर्क करती है हमारी। ठीक है। कितने टाइप की होती है ये आपको पता चल गया है, कौन कौन सी होती है? एक तो मेडिकेटेड, दूसरी नॉन मेडिकेटेड, और तीसरी होती है आपकी कौन सी? मतलब नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग। मेडिकेटेड मतलब हम बोले हार्मोन रिलीजिंग हो जाएंगी। ठीक है। इस तरीके से आपकी आईओडीज का हमने वर्किंग मैकेनिज्म देखा है और पैटर्न देखा और एग्जाम्पल देखा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो दूसरे टॉपिक्स के ऊपर होगी। जैसे अभी हमारे पास क्या क्या बचा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बचा है, इंजेक्शंस बचा है, इम्प्लांट्स बचा है और सर्जिकल मेथड बचा है। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।